हेलो दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। उत्सर्जन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए अपना क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन अगला कहता है कि यूरिक अम्ल क्या है, यानी यूरिक अम्ल के बारे में लिखना है। तो देखिए, यूरिक अम्ल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या कर लिए थे, मूत्र के बनावट तक कर देख लिए थे। आज की उसके आगे के वीडियो हम लोग आगे के टॉपिक लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आज उत्सर्जन के पार्ट को खत्म करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आप लोग को ध्यान से देखिएगा, है ना। बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है कि यूरिक अम्ल के बारे में लिखना है। तो यूरिक अम्ल देखिए, रक्त में इसका सामान्यतः मात्रा 2 से 3 mg प्रत्येक 100 ml रक्त में होता है। यानी प्रत्येक 100 ml में 2 से 3 mg की रक्त की मात्रा होता है प्रतिदिन, है ना। प्रतिदिन करीब कितना, तो प्रतिदिन 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित पदार्थ के रूप में वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। मूत्र का पीला रंग इसमें स्थित रंग किसके कारण, रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है। याद रखिएगा, मूत्र का रंग जो है पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ये बात को ध्यान से देखिएगा। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है ना। यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ये हमारा था। फिर से आप लोग देख लीजिए, अगर हम लोग की बात करें तो 100 ml में 100 ml कहेगा, 100 ml में कितना यूरिक अम्ल पाया जाता है, तो 2 से 3 mg यूरिक अम्ल पाया जाता है। यूरिक अम्ल 3 mg पाया जाता है प्रत्येक दिन। यानी करीब 2 से, यानी 1 से 2, मान लीजिए 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है, यानी बाहर निकलता है, शरीर से हमारा बाहर निकलता है। और इसके पीला होना किसके कारण है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं डायलिसिस मशीन। बिल्कुल आप लोग डायलिसिस मशीन से परिचित होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, जो स्टूडेंट पढ़े हैं वो बिल्कुल परिचित होंगे कि डायलिसिस मशीन किसको कहते हैं। तो डायलिसिस मशीन एक प्रकार के कृत्रिम ब्रिक के तरह कार्य, यानी ब्रिक के तरह कार्य करने वाला एक कृत्रिम मशीन है। यानी कृत्रिम ब्रिक है, जो कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है, मानव के द्वारा निर्मित किया गया है ना। तो ये इसी को हम लोग हीमोडायलिसिस मशीन कहते हैं। तो देखिए, हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग लिखने के लिए सबसे पहले अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए, जब मनुष्य में किसी चोट लगने या मधुमेह या उच्च रक्तचाप से हमारा मनुष्य का जो वृक्क है वो वृक्क क्या हो जाता है, किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है। वो कार्य करना बंद कर देता है। क्या कर देता है, कार्य करना बंद कर देता है। तो उस स्थिति में हमारे शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर में जो है उत्सर्जित पदार्थ अधिक मात्रा में बनने लगते हैं। और इस तरह से अगर मनुष्य में जो है एक अति विकसित मशीन का प्रयोग किया जाता है, एक अति विकसित मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हीमोडायलिसिस मशीन कहते हैं। यानी उस स्थिति में, यानी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक मशीन का प्रयोग, अति विकसित मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, हीमोडायलिसिस मशीन कह देते हैं। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे किताबी भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए। कभी कभी किसी संक्रमक, यानी संक्रामक मतलब रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या किसी जो है प्रकार के चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त हो अपना कार्य करना बंद कर देता है। क्या कर देता है, कार्य करना बंद कर देता है। कभी कभी क्या मनुष्य में किसी प्रकार की बीमारी हो गया, जो वृक्क से संबंधित मधुमेह रोग हो गया, या फिर उच्च रक्तचाप हो गया, या किसी कारण से चोट लग गया, तो उस स्थिति में जो है वृक्क है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और अपना कार्य करना बंद कर देता है। तो ऐसे स्थिति में वृक्क का कार्य एक
ये अति विकसित मशीन में के इस्तेमाल होता है, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन डायलिसिस मशीन कहलाता है। तो इस स्थिति में जब मनुष्य का ब्रेक खत्म हो जाता है तो उस स्थिति में एक अति विकसित मशीन का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं बताइए, तो हीमोडायलिसिस मशीन कह देते हैं, यानी डायलिसिस मशीन कह देते हैं। और हीमोडायलिसिस मशीन किसको कहते हैं, तो जब हम लोग यह डायलिसिस मशीन को अपना शरीर में लगा देंगे तो इसको कह देंगे हीमोडायलिसिस मशीन। अगर ये बाहर पड़ा है तो डायलिसिस मशीन, और जब इस शरीर में रखा है तो हीमोडायलिसिस मशीन। अब देखिए आगे कहता है कि इस मशीन में एक टंकी होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायलाइजर। क्या कहते हैं, डायलाइजर कहते हैं। और ये डायलाइजर जो है, डायलाइजर में डायलाइसेट यानी डायलाइसेट या डायलिसिस जो है फ्यूल्ड नामक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। यह टंकिया में क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है, जो रक्त को क्या करता है, शुद्ध करने का कार्य करता है। रक्त में जो है शुद्ध की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाता है ना। तो देखें हमारा शरीर में जब लग गया तो ये क्या कहलाएगा, हीमोडायलिसिस मशीन कहलाएगा। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हीमोडायलिसिस मशीन किसको कहते हैं। एकरा में दुइयो पॉइंट याद रखना है, एगो कि खराब हो गया है और एगो कि हम लोग उसको लगा दिए हैं, तो उसी को हम लोग कह देते हैं हीमोडायलिसिस मशीन। अब लास्ट हमारा टॉपिक कहता है, लास्ट हमारा टॉपिक क्या है कि पादपों में उत्सर्जन क्या है। पादपों में उत्सर्जन बिल्कुल आप लोग को याद रखना है कि पादप में उत्सर्जन किसको कहते हैं। तो देखिए पादप में उत्सर्जन किसको कहते हैं, तो देखिए याद रखिएगा, पादप में उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासन के लिए विशेष अंग नहीं होता है। यानी जिस प्रकार से एक कोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक मशीन नहीं, यानी एक विकसित अंग नहीं होता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधा में भी एक विशेष अंग नहीं होता है। यह अपनी उत्सर्जित पदार्थों को कई प्रकार से निकालते हैं। जैसे आप लोग कैसे निकालते हैं, तो प्रकाश जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बना ऑक्सीजन तथा जल रंध्र या वात रंध्र द्वारा निकालते हैं। क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन बनता है, क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बनता है, ये वात रंध्र या रंध्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। कुछ पौधे अपनी उत्सर्जित पदार्थों को लैटेक्स, रेजिन, गोंद आदि के रूप में निकालते हैं। कहा कि पेड़ पौधे में पाए जाने वाले प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो रेजिन है। याद रखिएगा, रेजिन निकलते हैं पत्ती से गिरने या एवं छाल के बिलग्न यानी बिगलगांव है ना, बिलग्नाव से इन उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। कुछ कहते हैं ना कि यहाँ पे छाल के माध्यम से, पत्ते के माध्यम से कुछ पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। कुछ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गढ़े दूधिया या तरल के रूप में संचित होता है, जिसे हम लोग लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटेक्स कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे बरगद के पेड़ यानी बरगद के पेड़ या फिर पीपल के पेड़, तो वो सब में क्या चीज़, तो लैटेक्स के रूप में बाहर निकलता है। जलीय पौधों में उत्सर्जित पदार्थों को विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित कर दिया जाता है। और जो यही है जो जलीय पौधा है, तो जलीय पौधा में किसके द्वारा, तो विसरण क्रिया द्वारा वो जल में क्या कर देता है, मिला देता है और वही जल में घुल जाता है। जबकि स्थलीय पौधे कुछ उत्सर्जित पदार्थों को अपने आसपास के मृदा में नीचे करते हैं, निष्कासित करते हैं। क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो कहेगा कि पेड़ पौधे में पाए जाने वाले प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन है, तो टैलिन है, रेजिन है, गोंद है, लैटेक्स है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग को याद हो गया होगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब मिलेंगे अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। तो अब तब तक क्या आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। तब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।